अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले कालांश में हम चर्चा कर रहे थे एकांकी की परिभाषा की। तो एकांकी की परिभाषा के साथ साथ उसके उद्भव और क्रमिक विकास की भी हम व्याख्या इस कालांश में करेंगे। यानी एकांकी का क्रमिक विकास किन किन युगों में हुआ, किस किस तरह से हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा कि हिंदी एकांकी का विकास, यानी एकांकी की परिभाषा देते हुए विद्वानों ने इसे नाटक का ही एक भेद तथा लघु रूप माना है। इसकी विस्तृत परिभाषा पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं, पूर्व में हम इसके बारे में जान चुके हैं कि संस्कृत साहित्य में नाटक या रूपक के कई भेद उपभेद मिलते हैं। यानी भाण, व्यायोग, इहामृग, अंक, प्रहसन आदि ऐसे नाटक भेद हैं जिनमें एक ही अंक होता है। यदि हिंदी एकांकी का लक्षण एक अंक ही माना जाए तो इसका उद्भव संस्कृत साहित्य से माना जा सकता है। यानी हम इस बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। परंतु आधुनिक काल में एकांकी नाटकों की मौलिकता, कलात्मक विशेषताओं को देखते हुए यह स्वीकार किया जाता है कि हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास 20वीं शताब्दी में ही हुआ है। यानी अगर हम इसकी विवेचना को देखें, यदि इसके स्वरूप को देखें, तो ये इसका जो मौलिक स्वरूप है वो आधुनिक काल में कलात्मकता लिए हुए है। तो इस कारण हम ये मानते हैं कि इस हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास 20वीं शताब्दी में ही हुआ है। आज के व्यस्त औद्योगिक वैज्ञानिक समाज में मध्यकालीन बिखराव और अवकाश की भावना के लिए समय नहीं है। यानी आज के जो युग है ना, औद्योगिक वैज्ञानिक युग है, इसमें जो मध्यकालीन युग में जो बिखराव था, अवकाश की भावना थी, वो आज नहीं है। इसलिए एकांकी में भी हम सुगठित, चुस्त, संक्षिप्त विषय वस्तु, नुकीले और धारदार चित्रांकन, तीव्र एकांकी भावानुभूति और सांकेतिक तथा अन्वित प्रभाव की मांग करते हैं। तो हिंदी एकांकी विद्या हमारी इसी मांग का परिणाम है। तो वैसे अगर देखा जाए तो हिंदी साहित्य की प्राय सभी गद्य विद्याओं का आरंभ भारतेंदु युग से हुआ है। यानी हिंदी साहित्य की प्राय सभी जो गद्य विद्याएं हैं उनका आरंभ है वो भारतेंदु युग से हुआ है। अतएव एकांकी का आरंभ भी भारतेंदु युग से माना जाता है। तो यहाँ विकास क्रम की दृष्टि से हिंदी एकांकी के इतिहास का अध्ययन इन कालों में हम कर सकते हैं। यह काल ले सकते हैं हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग और आधुनिक या स्वातंत्र काल। यानी हिंदी एकांकी के इतिहास को हम कितने कालों में बांट सकते हैं? 5 कालों में। और वो 5 काल कौन कौन से हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग और आधुनिक या स्वातंत्र काल। तो इन चीज को आप अंडरलाइन जरूर कर लेना कि एकांकी के जो क्रमिक विकास है उसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं या 5 कालों में इसको विभाजित कर सकते हैं। और 5 काल कौन कौन से हो गए? भारतेंदु युग नंबर 1, नंबर 2 द्विवेदी युग, नंबर 3 प्रसाद युग, नंबर 4 प्रसादोत्तर युग और नंबर 5 आधुनिक या स्वातंत्र काल। तो इस प्रकार हम इसको 5 कालों में विभाजित करके इसके विकास को पढ़ सकते हैं या विकास को आत्मसात कर सकते हैं। तो पहला लेते हैं भारतेंदु युग। पहला कौन सा लेते हैं? भारतेंदु युग। यानी इस युग के एकांकी नाटकों को
विचार और समस्या की दृष्टि से विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है। यानी भारतेंदु युग को भी जो एकांकीकार है उन्होंने विचार और समस्या की दृष्टि से इसको 4 भागों में बांटा है। यानी 4 भाग कौन कौन से हो गए? राष्ट्रीय, सामाजिक, पौराणिक और हास्य व्यंग्य प्रधान। यानी 4 भाग कौन कौन से हो गए? राष्ट्रीय, सामाजिक, पौराणिक और हास्य व्यंग्य प्रधान। यानी राष्ट्रीय एकांकी में राष्ट्र के नवनिर्माण का स्वर मुखरित हुआ है। यानी राष्ट्रीय एकांकी है उसके अंदर तो राष्ट्र के नवनिर्माण का स्वर मुखरित हुआ है। तो भारतेंदु का भारत दुर्दशा, भारत जननी, राधाचरण गोस्वामी का भारत माता इस धारा के श्रेष्ठ एकांकी है, जिनके द्वारा लेखकों ने जनता में राष्ट्र के प्रति जागृति उत्पन्न की तथा आदर्श चरित्रों के गुणगान की नई प्रेरणा दी। यानी जो अगर राष्ट्रीय नाटक लेते हैं या राष्ट्रीय जो एकांकी लेते हैं उनके अंदर आप भारतेंदु का भारत दुर्दशा अध्ययन कर सकते हो या भारत जननी देख सकते हो। राधाचरण गोस्वामी का भारत माता है वो इस धारा के श्रेष्ठ एकांकी है, क्योंकि इन एकांकियों में इन लेखकों ने राष्ट्र के प्रति जागृति उत्पन्न करने तथा आदर्श चरित्रों के गुणगान की नई प्रेरणा दी। इन एकांकियों के द्वारा युगव्यापी राजनीतिक चेतना जागृत हुई है। इन एकांकियों के द्वारा क्या हुई है? युगव्यापी राजनीतिक चेतना जागृत हुई है। समाज सुधार के लिए इस युग के नाटककारों ने सामाजिक एकांकी लिखे। क्या लिखे? सामाजिक एकांकी लिखे। प्रताप नारायण मिश्र का कली कौतुक, यानी प्रताप नारायण मिश्र का कौन सा? कली कौतुक, राधाचरण गोस्वामी का भारतवर्ष में यवन लोग तथा किशोरीलाल गोस्वामी का चौपट चपेट उस समय की सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों पर व्यंग्य करने वाले एकांकी है। कौन कौन से? कि इसमें प्रताप नारायण मिश्र का कली कौतुक, राधाचरण गोस्वामी का भारतवर्ष में यवन लोग तथा किशोरीलाल गोस्वामी का चौपट चपेट उस समय की सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों पर व्यंग्य करने वाले एकांकी है। तो इसमें ऐसा भी है कि पौराणिक एकांकियों में जैसे मान लीजिए पौराणिक एकांकियां ली गई है तो उसमें बालकृष्ण भट्ट का दमयंती स्वयंवर, लाला श्री निवास दास का प्रहलाद चरित्र, राधाचरण गोस्वामी का श्रीदामा आदि उल्लेखनीय है। क्या है? आदि उल्लेखनीय है। तो हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकियों में समाज सुधार की भावना मुखरित हुई है। सामाजिक क्षेत्र में फैले हुए बाल विवाह, बहुविवाह, वृद्ध और अनमेल विवाह, स्त्रियों की दयनीय दशा आदि क्रूरतियों को दूर करने के लिए तथा राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के लिए तत्कालीन एकांकीकारों ने कई एकांकी नाटक लिखे। यानी भारतेंदु युग में अगर हम माने तो बहुत सारे ऐसे एकांकीकार हुए हैं जिन्होंने उस समय की समस्याओं और उस समय के परिदृश्य को विशेष रूप से परिभाषित किया है। यानी अगर इसमें यह भी देखें कि समाज सुधार की भावना मुखरित हुई है, यह तो इसमें था। यानी तत्कालीन एकांकीकारों ने कई नाटक लिखे थे। अब दूसरा युग लेते हैं हम द्विवेदी युग। दूसरा युग कौन सा लेते हैं? द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग में देखिएगा आप कि इस युग में अधिक संख्या में एकांकी नहीं लिखे गए। द्विवेदी युग में ज्यादा एकांकी नहीं लिखे गए थे क्योंकि इस काल में हिंदी के परिमार्जन की ओर अनुस्वाद की परंपरा तीव्र रही। क्यों नहीं लिखे गए?
क्योंकि इस काल में हिंदी के परिमार्जन का काम ज्यादा हुआ इस कारण से, या फिर अनुवाद की परंपरा ज्यादा रही, दूसरी भाषाओं के जो नाटक थे उनका अनुवाद ज्यादा हुआ। स्वयं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस विद्या को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। स्वयं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम से ये युग जाना जाता है, द्विवेदी युग जाना जाता है, उन्होंने भी इस विद्या को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। तथापि इस काल में अंग्रेजी, बंगला और मराठी एकांकियों के प्रभाव से हिंदी एकांकी का विकास होता रहा। प्रोत्साहन तो नहीं दिया, फिर भी इस काल में अंग्रेजी, बंगला और मराठी एकांकियां थी, उनका अनुवाद हुआ था और उन्हीं के प्रभाव से हिंदी एकांकी का विकास होता रहा। इस युग के प्रमुख एकांकीकार राधेश्याम कथावाचक, तुलसीदत्त सेंदा, सियाराम शरण गुप्त, बद्रीनारायण भट्ट, हरिशंकर शर्मा और रामनरेश त्रिपाठी, यानी ये है। यानी इस युग के प्रमुख एकांकीकार कौन कौन है? राधेश्याम कथावाचक है, तुलसीदत्त सेंदा है, सियाराम शरण गुप्त है, बद्रीनाथ भट्ट है, हरिशंकर शर्मा है, रामनरेश त्रिपाठी। ये इस युग के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और प्रमुख एकांकीकार है। पांडेय बेचन शर्मा उग्र और श्री सुदर्शन भी इस युग के उल्लेखनीय एकांकीकार है। यानी पांडेय बेचन शर्मा उग्र को भी और श्री सुदर्शन भी इस युग के उल्लेखनीय एकांकीकारों की श्रेणी में आते हैं। यानी इस युग में एकांकी नाटकों का स्वरूप काफी बदल चुका था। इस युग में क्या बदल चुका था? एकांकी नाटकों का स्वरूप। तो इस युग की एकांकियों में देख लीजिएगा आप कि श्री सुदर्शन के राजपूत की हार, ये एक एकांकी है जिसको किसने लिखा है? सुदर्शन ने। प्रताप प्रतिज्ञा, ये भी सुदर्शन जी की ही रचना है। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, ये भी ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी किनकी रचना है? सुदर्शन की। और सिंह जागरण, ये भी रचना किसकी है? सुदर्शन की। यानी ये एकांकी सुदर्शन जी ने इस युग में लिखे हैं, जिनको आप प्रमुख रूप से मान सकते हैं। रामनरेश त्रिपाठी का स्वप्नों के चित्र और दिमागी अय्याशी, और बद्रीनाथ भट्ट का लपड़ धोधो तथा उग्र के चार बेचारे और अफजल वध आदि उल्लेखनीय। यानी इस युग के अगर आप उल्लेखनीय एकांकियों के बारे में अगर पढ़ेंगे तो वो है श्री सुदर्शन का राजपूत की हार, प्रताप प्रतिज्ञा, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और सिंह जागरण, रामनरेश त्रिपाठी का स्वप्नों के चित्र और दिमागी अय्याशी, बद्रीनाथ भट्ट का है लपड़ धोधो तथा उग्र का है चार बेचारे और अफजल वध। ये इस काल के उल्लेखनीय एकांकी है। यानी द्विवेदी काल में ज्यादा संख्या में एकांकी नहीं लिखे गए, क्योंकि यह हिंदी का परिमार्जन युग था, इसमें अनुवाद की परंपरा सबसे ज्यादा रही। परंतु फिर भी अंग्रेजी, बंगला और मराठी एकांकियों के जो प्रभाव था, उस प्रभाव से हिंदी एकांकी का विकास इस काल में होता रहा था। इस युग के प्रमुख एकांकीकारों में राधेश्याम कथावाचक, तुलसीदत्त सेंदा, सियाराम शरण गुप्त, बद्रीनाथ भट्ट, हरिशंकर शर्मा और रामनरेश त्रिपाठी आदि है। और पांडेय बेचन शर्मा उग्र और श्री सुदर्शन भी इस युग के उल्लेखनीय एकांकीकार है। यानी इस युग में एकांकी नाटकों का स्वरूप काफी बदल चुका था। इस युग के एकांकियों में श्री सुदर्शन के राजपूत की हार, प्रताप प्रतिज्ञा, ऑनरेजी मजिस्ट्रेट और सिंह जागरण, रामनरेश त्रिपाठी के स्वप्नों के चित्र और दिमागी अय्याशी, बद्रीनाथ भट्ट का लपड़ धोधो तथा उग्र के चार बेचारे और अफजल वदादी उल्लेखनीय इस युग के एकांकी है। तो जो एकांकी के विकास में हमने अध्ययन किया है, उस एकांकी के विकास में एक चीज को आप अंडरलाइन जरूर कर लेना, इस चीज को जरूर देखना कि हिंदी साहित्य की प्राय सभी गद्य विधाओं का आरंभ तो भारतेंदु युग से ही हुआ है। तो एकांकी का विकास या एकांकी का जो भी आरंभ है वो भी भारतेंदु युग से ही हुआ है। इसलिए इसके विकास क्रम को, हिंदी एकांकी के इतिहास का अध्ययन 5 कालों में कर सकते हैं। वो है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग
और आधुनिक या स्वतंत्र काल। इसमें जो पहला काल था वो भारतेंदु युग था, और भारतेंदु युग को भी हमने 4 भागों में बांटा था, यानी विद्वानों ने इसको 4 भागों में बांटा है। वो थे राष्ट्रीय, सामाजिक, पौराणिक और हास्य व्यंग्य प्रधान। यानी राष्ट्रीय एकांकी में राष्ट्र के नवनिर्माण का स्वर मुखरित हुआ है, तो सामाजिक उपन्यासों के अंदर आदर्श चरित्रों के गुणगान की प्रेरणा मिलती है, और जिसमें राजनीतिक चेतना भी जागृत हुई थी। समाज सुधार के लिए इस युग के नाटककारों ने सामाजिक एकांकी भी लिखे थे। इसके अलावा अगर मान लो हम ये लें कि कुरीतियाँ, सामाजिक जो कुरीतियाँ थी उन पर भी व्यंग्य किए गए। पौराणिक एकांकियों में भी यहाँ बालकृष्ण भट्ट ने दमयंती स्वयंवर जैसे नाटक लिखे थे। लाला निवास दास का प्रहलाद चरित्र नामक था। राधा शरण गोस्वामी का श्रीदामा आदि उल्लेखनीय है। हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकियों में समाज सुधार की भावना मुखरित हुई है। सामाजिक क्षेत्र में फैले हुए बाल विवाह, बहु विवाह, वृद्ध और अनमेल विवाह, स्त्रियों की दयनीय दशा आदि कुरीतियों को दूर करने के लिए तथा राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के लिए तत्कालीन एकांकीकारियों ने कई एकांकी और नाटक लिखे। द्विवेदी युग में हमने ये देखा था कि इस काल में ज़्यादा एकांकी नहीं लिखे गए, क्योंकि इस काल में हिंदी के परिमार्जन की और अनुवाद की परंपरा थी। फिर भी अंग्रेजी, बंगला और मराठी एकांकियों का जो अनुवाद हुआ, उनसे इस काल में हिंदी एकांकी का विकास होता रहा। तो आज के कालांश में हम सिर्फ इन 2 ही युगों पर पढ़ पाएंगे। अगले कालांश में फिर जो 3 युग बच गए हैं उन पर हम विशेष रूप से फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।